हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है टेस्ट क्विज पे। आज हमारे पास टॉपिक अवेलेबल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने प्रीवियस क्लास में जैसे ही चैप्टर को स्टार्ट किया था, आपने सही कई सारे क्लास में ये समझा कि ये जो चैप्टर है हमारा फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, जिसमें हम बल और हम संवेग की संरचना के बारे में पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब जब हम फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन की हम जब बात कर रहे हैं तो प्रीवियस क्लास में हमने फोर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, फोर्स कैसे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है, और डिफरेंट लॉस ऑफ मोशन को हमने डिटेल फॉर्मेट में देखा था कि कौन सा लॉ ऑफ मोशन किसके लिए एप्लीकेबल है और किसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पर फर्दर यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आपको याद होगा, लॉ ऑफ मोशन पे हमने क्लियरली पढ़ा था कि न्यूटन के दिए गए 3 डिफरेंट लॉ थे, जिसमें पहला लॉ हमारे पास अवेलेबल था जिसमें हम बोलते हैं उसको लॉ ऑफ इनर्शिया। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको याद आ रहा होगा, एक बार मैं छोटा सा आपको रिकैप कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समरी के फॉर्म पे याद आ जाए। आपको याद होगा कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ हमारे पास अवेलेबल था जिससे हम बोलते थे लॉ ऑफ इनर्शिया, वो किस पे डील करता था? वो टोटल डील करता था उसके मास पे। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट की मास होगी उतना ज्यादा वो इनर्शिया को पोजेस करेगा, जितना कम ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना कम वो इनर्शिया को पोजेस करने की प्रॉपर्टी को बिहेव करेगा। सेकेंड हमारे पास अवेलेबल था न्यूटन सेकेंड लॉ, जिसको हम नॉमिनल फॉर्म पे बोलते थे फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। जी हाँ, आज हम इस लॉ का काफी ज्यादा यूज करेंगे और इस लॉ को देखेंगे कि ये लॉ कितना वाइडली एप्लीकेबल होगा और इस लॉ को यूज करके हम कितने बड़े बड़े डेरिवेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और बड़े बड़े कंसेप्ट को हम आसानी तरीके से समझ सकते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले आप टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए कि टॉपिक है क्या और टॉपिक किससे डील करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमारा टॉपिक है, जैसे कि नाम आप देख पा रहे हैं जो लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है। कंजर्वेशन कहने का मतलब है, आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है, हम इस एग्जांपल को आपको ड्रॉ करके भी दिखाते थे, आपको अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए और मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है बी। दोनों मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जिस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है यू ए और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है यू बी। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ए है इसके लिए हमने इसको ए से मेंशन किया है और ये ऑब्जेक्ट बी है इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी किससे मेंशन की है? यू बी से। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, ये मान लीजिए हम बोलते हैं बिफोर कोलिजन, ये हमारा है बिफोर कोलिजन। मान लीजिए एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, हम इनिशियली ये भी मान के चलते हैं कि जो यू ए की वैल्यू है, जो वेलोसिटी पोजेस कर रहा है ऑब्जेक्ट ए, आप समझने की कोशिश कीजिए, जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ए जो पोजेस कर रहा है वो मान लीजिए स्लाइटली ग्रेटर है ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल वेलोसिटी से। मान लीजिए जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ए जो पोजेस कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, वो स्लाइटली ग्रेटर है उसकी इनिशियल वेलोसिटी किससे? बी से। अब हम मान के चलते हैं कि सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। एक सर्टेन टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं सर्टेन टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि आपका पूरा फंक्शन कितने टाइम पीरियड पे ये कवर हो रहा है और अपने पूरे फंक्शन को आपने कितने टाइम इंटरवल्स में कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो मान लीजिए ये जो 2 ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है, ये पहला ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया, ये जस्ट कोलाइड किए हैं। जस्ट कोलाइड किए मतलब जस्ट एक दूसरे से टकराए हैं। कोलाइड, कोलिजन कहने का मतलब होता है टकराना, टकरावट। तो मान लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराए हैं, इसके पास थी जो ऑब्जेक्ट ए है आपका, जो ऑब्जेक्ट बी है, वो आप क्या करेगा? डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करने की पूरी कोशिश करेगा। तो इसको हमने जैसा लिखा है बिफोर कोलिजन, ये जैसे कि कोलिजन हो रहा आप देख सकते हैं, इसलिए आप यहां पर लिखेंगे क्या? ड्यूरिंग कोलिजन। आप यहां पर क्या स्पेसिफाई करेंगे? आप यहां पर स्पेसिफाई करेंगे ड्यूरिंग कोलिजन। अब ड्यूरिंग कोलिजन कहने का मतलब यह है कि कोलिजन करते समय क्या हुआ? कोलिजन करते समय क्या हुआ? सबसे पहले जो ए ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है वो बी ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा।
आया समझ पे। और जो बी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है वो ए ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा। तो देखिए हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म पे कैसे डिनोट कर रहे हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि सिंबॉलिक फॉर्म पे हम इसको कैसे डिनोट करते हैं। देखिए ध्यान से, ए ऑब्जेक्ट है, बी की तरफ जाके कोलाइड कर रहा है, इसलिए हमने लिखा उसको एफ ए बी। ए जो ऑब्जेक्ट है वो बी ऑब्जेक्ट की तरफ जाके कोलाइड कर रहा है, इसलिए हमें उसको लिखा क्या, एफ ए बी। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, जो बी ऑब्जेक्ट है डेफिनेटली वो उसको अपोज करेगा। जब आप किसी चीज से टकराएंगे वो अपनी पूरी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके, जो उस समय रेस्ट पोजीशन में था, वैसे ये रेस्ट पे तो नहीं है लेकिन ये सर्टेन वेलोसिटी को पोजेस कर रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है। तो हम मान सकते हैं कि अपनी जो भी इसके पास इनिशियल वेलोसिटी अवेलेबल है उसको यूज करके ये क्या करेगा, इसको स्टॉप करने की पूरी प्रोसेस करेगा। उसके कारण क्या होगा, हम इसको लिखेंगे एफ बी ए। आप लिखने के तरीकों को काफी ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि लिखने में कोई गलती ना हो। आप ए बी कब लिखेंगे, जब वो ए टुवर्ड्स बी होगा, ए के कारण बी पे जब जाएगा तब आप एफ ए बी लिखेंगे। और एफ बी ए कब लिखेंगे, जब बी के कारण ए में आएगा, मतलब जो कारण है जिसके कारण ये पर्टिकुलर कोलिजन हो रहा है उसको आप पहले लिखेंगे, और जिस पे ये कोलिजन हुआ है, जिस पर्टिकुलर बॉडी पे, उस बॉडी के होने के कारण जो कोलिजन हुआ है उसको आप दूसरे पे लिखेंगे। अब आया आपको समझ पे कि आपने एफ ए बी और एफ बी ए कैसे लिखा है। जैसे कि आपने यहां पर एफ ए बी और एफ बी ए लिखा है, वैसे ही आपको डायरेक्शन दिखाना भी कंपलसरी है। मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन देना कंपलसरी है। आपको हमारी रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम में भी डायरेक्शन दीजिएगा, डायरेक्शन देना मत भूलिएगा, वरना एग्जाम में आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं। तो देखिए जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने एफ ए बी और एफ बी ए को मेंशन किया है उसके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो वहां पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये कौन सा हमारा पंप था, ये था ड्यूरिंग कोलिजन। अब चलते हैं, आते हैं, सबसे पहले हमारा था बिफोर कोलिजन, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आया ड्यूरिंग कोलिजन, फिर और सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हम यहां पर लिख सकते हैं आफ्टर कोलिजन। मतलब कोलिजन से पहले भी हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी क्या थी, कोलिजन के समय देखा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे था। अब हम देखेंगे आफ्टर कोलिजन, मतलब कोलिजन होने के बाद जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, उसने जो फोर्स अप्लाई किया, अब हम ये देखेंगे कि उसकी फाइनल वेलोसिटी में क्या चेंजेस आते हैं कोलिजन होने के बाद। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट को मेंशन करेंगे, एक ऑब्जेक्ट जो हमारा पहला था ए और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा था बी। अब इसके पास क्या आ जाएगा, ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी को चेंज करके किस में आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी पे। तो फाइनल वेलोसिटी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद होगा हम फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। क्योंकि ऑब्जेक्ट ए है इसलिए हम लिखेंगे वी ए, और क्योंकि ऑब्जेक्ट बी है इसलिए हम लिखेंगे वी बी। आया समझ पे। तो देखिए डायग्राम में हमने सबसे पहले तो ये समझा कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों सर्कुलर शेप पे थे। एक ऑब्जेक्ट ए था और एक ऑब्जेक्ट बी था, उसका एक सर्टेन मास आपके पास अवेलेबल था। सेकेंड आपने बोला कि दोनों ऑब्जेक्ट एक इनिशियल वेलोसिटी यू ए और यू बी से क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक सर्टेन वेलोसिटी यू और यू बी से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने यहां पर ये मेंशन किया कि यू ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है यू बी से। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ज्यादा है, स्लाइटली ग्रेटर है यू बी से। किसकी वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए। अब आप बोल रहे हैं सर्टेन टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ, कोलिजन हुआ ड्यूरिंग कोलिजन पे। ड्यूरिंग कोलिजन मतलब कोलिजन होते समय। सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अब आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरे पास फोर्स जो लग रहा है ए टुवर्ड्स बी और एक और फोर्स लग रहा है बी टुवर्ड्स ए, तो हमने जाना देखा कि किसका फोर्स किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है और उसको हम सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करके लिखते हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि और सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब कोलिजन हो चुका है तो आफ्टर कोलिजन हम देखेंगे कि किसकी वेलोसिटी कितनी होगी और कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी वेलोसिटी को पोजेस करेगा। तो हमने यहां पर क्लियरली मेंशन किया कि ऑब्जेक्ट ए के कारण वी ए वेलोसिटी थी जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, और ऑब्जेक्ट बी के कारण उसके पास वेलोसिटी थी वी बी जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है।
तो एक बात तो हमें क्लियरली समझ में आ गया कि बिफोर कोलिजन पे हम बात करते हैं किसकी, इनिशियल वेलोसिटी की। आप यहां पर लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये क्या है। देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, अब बात बिफोर कोलिजन में बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की, और आफ्टर कोलिजन में आप बात करते हैं किसकी, जी हां बिल्कुल सही, फाइनल वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन में आप बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की, और बिफोर कोलिजन में बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की। अब हम इसको डेरिवेशन के थ्रू देखते हैं कि हम इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास जो फोर्स एप्लीकेबल है उसका डायरेक्शन क्या है। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जो फोर्स लग रहा है, कौन से फोर्स की बात करें हम, एफ ए बी का जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा एफ बी ए के फोर्स से। और ये अपोजिट डायरेक्शन क्यों आया इसको आप जानने की कोशिश कीजिए। एफ ए बी का फोर्स एफ बी ए के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। अगर फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे के वो अपोजिट होंगे। और जैसे कि हमने वेक्टर्स पढ़ा है, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का मैग्नीट्यूड हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट और रेफरेंस पे पॉजिटिव लेके चलेंगे। और दोनों वेक्टर मान लीजिए रिवर्स डायरेक्शन में है तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम उसको क्या मान के चलेंगे, नेगेटिव मान के चलेंगे। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपने जैसे मेंशन किया एफ ए बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ बी ए, क्लियर। अब आप यहां पर वैल्यूज को पुट ऑन कीजिए। ये एफ ए बी है तो सबसे पहले हम एफ ए बी को सॉल्व करते हैं। एफ ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो किसके लिए आ जाएगा, एम ए, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ये आप मान लेके चलिए ये ए किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए, उसका सबसे पता है ए बॉडी के लिए। एक्सेलरेशन को हम किससे चेंज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम चेंज कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम पीरियड। तो मान लीजिए हम मास को वैसे ही सेम रखते हैं और एक्सेलरेशन को चेंज करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो ए ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी ए है, देख सकते हैं आप, ए ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी ए है, और ए ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू ए है। तो वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। आया समझ पे। अब आप आगे देखिए, ये आपने लिखा है एफ ए बी के लिए, यह आपने स्पेसिफाई किया है एफ ए बी के लिए। अब आप लिखेंगे, अब आप स्पेसिफाई करेंगे एफ बी ए वेक्टर के लिए। तो बी ए वेक्टर में क्या आ जाएगा, ये मास ए के लिए था, ए ऑब्जेक्ट के मास के लिए। अब आप बात करेंगे बी ऑब्जेक्ट के मास के लिए और बी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन। जैसे कि आपने ए ऑब्जेक्ट मास के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखा है, वैसे ही आप बी ऑब्जेक्ट के लिए भी वेलोसिटी ऑफ बी फाइनल पे माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो देखिए आपने यहां पर स्पेसिफाई किया वी ए माइनस यू बी डिवाइडेड बाय टी, क्लियर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, और आपके पास यहां पर आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने दो इक्वेशन को लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इसको हम हमारे मेन इक्वेशन में लिखेंगे जो हमने लिखा था, एफ ए बी इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव ऑफ एफ बी ए। देख सकते हैं हमने यहां पर इसको लिखा है। अब इसी को फर्दर लेके चलिए और समझने की कोशिश कीजिए कि फर्दर ये कैसे सॉल्व होगा। दोनों की वैल्यूज को पुट ऑन कीजिए। चलिए हम दोनों की वैल्यूज को पुट ऑन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, अब ये देखिए, पहली वैल्यू आपके पास अवेलेबल है एम ए फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ। अब देख सकते हैं यहां पर हमारा नेगेटिव सिंबल है, इसलिए हम इसको किसके फॉर्म पे लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ। यहां पे लिखिए आप नेगेटिव ऑफ एम बी, फिर आपके पास आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बी टोटल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ब्रैकेट्स को आप ओपन कर दीजिए, इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड, क्योंकि दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये दोनों ही टाइम पीरियड आपके कैंसिल आउट हो गए। अब आप देखिए आपके पास यहाँ क्या बचा है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगा एम ए वी ए माइनस
MAUA। क्लियर, आपने ब्रैकेट ओपन किया, आपने एक दूसरे की वैल्यू को उस दूसरे से मल्टीप्लाई किया और आपके पास ये इक्वेशन अवेलेबल है। अब यहां पर आप देखिए आपके पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करने से, माइनस ऑफ MBVB, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका MBUB। आया समझ पे? अब आप क्या कीजिए, प्लेसेस को ट्रांसपोज कीजिए, प्लेसेस को चेंज कीजिए, एक दूसरे की तरफ लेके जाइए। उससे देखिए क्या होगा, ये जो माइनस था यू एक तरफ लिख दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को एक तरफ लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, MAVA प्लस MBVB इक्वल्स टू MAUA प्लस MBVB। तो देखिए इसमें क्या आ गया, मास ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, मास ऑफ बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी, मास ऑफ ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, मास ऑफ बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। तो इसके कहने का मतलब ये होता है, इसके कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो भी आपके पास मास का प्रोडक्ट होगा, जो क्या होगा आपका फाइनल वेलोसिटी ए प्लस फाइनल वेलोसिटी बी, वो इक्विवेलेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ए और बी के। तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें आप समझ सकते हैं कि ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे और इक्वेशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके पास आएगा वो उसको आप कैसे लिखेंगे। यहां पर स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा MA, यहां पर लिख सकते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट A। आप इसको एग्जाम में जरूर लिखिएगा ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिड्यूस ना हो। फिर लिखिए MB, ये हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट B। क्लियर, आया समझ पे? फिर आप लिखिए VA, फाइनल वेलोसिटी ऑफ A। फिर आप लिखिए VB, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ B। फिर आप लिखिए UA, तो देखिए UA में क्या आ जाएगा, UA इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A। फिर आप लिख सकते हैं UB, इक्वेशन के सारे टर्म्स को आप स्पेसिफाई कीजिए ताकि जो भी आपने इक्वेशन पे यूज किए हैं कोई भी टर्म आपसे मिस ना हो, बिल्कुल भी ना हो मिस। अब आप लिखिए UB, ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B। अब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा, या तो एग्जाम में आपको ये बोलेगा कि इस पर्टिकुलर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या कीजिए, डिराइव कीजिए। तो जब आपको डिराइव के लिए बोलेगा, जब आपको डिराइव के लिए पूछेगा, तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे आपने डायग्राम को ड्रॉ किया तो ध्यान दीजिएगा आपको ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है कि बिफोर कोलिजन में कैसी वेलोसिटी इसकी पोजेस होगी, ड्यूरिंग कोलिजन में कौन सा फोर्स किसके अपोजिट रिएक्शन देगा डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन यहां स्पेसिफाई करना बहुत कंपलसरी है। फिर आफ्टर कोलिजन में आप देखेंगे कि इसकी फाइनल वेलोसिटी A की और फाइनल वेलोसिटी B की क्या ही डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और क्या ज्यादा है। फिर आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके फोर्स से। आप यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे कि जो फोर्स की जो वैल्यू है FAB के जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली आपकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी FBA के। फिर आपके पास आ जाएगा फोर्स AB का इक्वेशन, जो आप पहले मास और एक्सेलरेशन के फॉर्म पे लिखेंगे। फिर उस एक्सेलरेशन को चेंज करेंगे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम पीरियड के फॉर्म पे उसको चेंज करके आप इसको स्पेसिफाई करेंगे। सेम वैसे MB और AB को भी आप स्पेसिफाई करके चेंज कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी ऑफ B माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। फिर आप देखिए दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे नेगेटिव साइन के साथ। ये दिखाएगा, ये नेगेटिव साइन क्या दिखाएगा कि ये कौन सा डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ब्रैकेट को ओपन कीजिए, दोनों प्लेस को ट्रांसपोज कीजिए और सारी वैल्यूज को डिफाइन कीजिए। तो ये होगा आपका डेरिवेशन।
डेरिवेशन कहने का मतलब ये होगा, अगर डेरिवेशन कहने का तात्पर्य ये होता है कि आप कैसे वैल्यूज को फाइंड करेंगे, आप इस पर्टिकुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो मास का जो प्रोडक्ट होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी के साथ वो इक्विवेलेंट होगा मास का जो प्रोडक्ट होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी के साथ। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और कई बार एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, या तो न्यूमेरिकल्स आएंगे या तो डेरिवेशन आएगा। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप देख सकते हैं कि हर साल एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं और जरूर पूछे जाते हैं। उसका रीजन ये है कि ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आपको कैसे कवर करेंगे, कैसे इसमें वैल्यूज को आप स्पेसिफाई करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है कि आप इसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं कि कौन सा डायग्राम किस फॉर्मूला की क्रिएट कर रहा है, कौन सा फोर्स का आपकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन से फोर्स की वैल्यू आ रही है, किसके मैग्नीट्यूड को आपको प्लस में लेके चलना है, किसके मैग्नीट्यूड को आपको माइनस में लेके चलना है, आखिरी में जो फॉर्मूला आपसे जो बना है वो फॉर्मूला आपको क्या आपको रिलेट करके बताएगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आपका फाइनल फॉर्मूला कौन सा होगा। ये सारे डिटेल्स को आपको बताना बहुत कंपलसरी है और इसको आप डिटेल्ड फॉर्म पे लिखिएगा। जैसे मैंने यहां पर स्पेसिफाई किया है कि ma होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, mb होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, va होता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, vb होगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। सिमिलर